हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। मी अहमद सुमरो। आज हम डिस्कस करेंगे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 8081 के ऊपर। ये हमारी लेक्चर सीरीज़ नंबर 6 है, जिसमें हम सेक्शन नंबर 7 से लेकर 10 तक डिस्कस करेंगे। तो आइए डिस्कस करते हैं सेक्शन नंबर 7 को। तो सेक्शन नंबर 7 डिफाइन कर रहा है ड्रायर और ड्राई। सेक्शन नंबर 7 डील करता है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में यूज़ होते हैं। तो नंबर 1 ड्रायर और ड्राई को एक्सप्लेन कर रहा है कि ड्रायर कौन होगा और ड्राई कौन होगा। तो नंबर 1, दी मार्कर ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज़ कॉल्ड ड्राई। तो ड्राई मीन्स के वो शख्स जो चेक के ऊपर चेक बनाए या बिल ऑफ एक्सचेंज बना है, उसे ड्रायर कहेंगे। इस सेक्शन में प्रोमाइजरी नोट की बात नहीं की गई, क्योंकि प्रोमाइजरी नोट में दो पार्टीज होती हैं, एक मेकर दूसरा पई। उसमें ड्रायर और ड्राई नहीं होते, तो इसीलिए प्रोमाइजरी नोट का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। तो ड्रायर अब समझ के, ड्रायर मीन्स के वो शख्स जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाए या चेक बनाए, उससे हम कहेंगे ड्रायर। नंबर 2 है ड्राई। ड्राई मीन्स वो शख्स जिसे डायरेक्ट टू पे किया गया हो, जिसे ये कहा गया हो कि इसे पेमेंट दी जाए, जिसे हम डायरेक्शन दे कि इस शख्स को आपको इतनी पेमेंट देनी है, उसे हम कहेंगे ड्राई। या जिस शख्स को पेमेंट दी जा रही हो, उसे हम कहेंगे ड्राई। उसके बाद तीसरा टर्म है ड्राई इन केस ऑफ नीड। तो ड्राई इन केस ऑफ नीड सिंपली कब हमें ड्राई इन केस ऑफ नीड, ड्राई की हमें नीड कब पड़ेगी, जब ड्राई इंसॉल्वेंट हो जाए, या ड्राई विलिंगफुली के में पेमेंट पे नहीं कर रहा, या ड्राई की डेथ हो जाती है, तो उस केस में किस शख्स की नीड पड़ेगी वो बताएगा ड्राई इन केस ऑफ नीड। मीन्स जिस शख्स के लिए डायरेक्ट किया जा रहा है, डायरेक्शन दिया जा रहा है कि इस शख्स को बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल या चेक दिया जाए, और प्लस में क्या कर रहा है, उसके ऊपर इंडोर्समेंट कर रहा है। इंडोर्समेंट्स एक कंप्लीट सेक्शन है, हम आगे चलकर डिस्कस करेंगे। इंडोर्समेंट करके दे रहा है, उसके ऊपर लिख रहा है कि अगर मैं पेमेंट ना करूं तो मेरी जगह पे इन एडिशन मीन्स के वो इन एडिशन एक दूसरे शख्स का भी नाम लिखेगा कि अगर मैं इंसॉल्वेंट हूँ या मेरी डेथ हो जाए तो आपको ये शख्स जो है पेमेंट करेगा। तो उस शख्स को हम कहेंगे ड्राई इन केस ऑफ नीड। अब आते हैं एक्सेप्टर की तरफ। तो एक्सेप्टर मीन्स के वो शख्स जो एक्सेप्ट करे बिल ऑफ एक्सचेंज या चेक। तो सिंपली हमने बेसिकली पीछे डिस्कस किया कि तीन पार्टीज़ होती हैं, एक ड्रायर, नंबर 2 जिस शख्स को डायरेक्ट किया जाए ड्राई कि आप इस शख्स को पेमेंट कर दें, और तीसरी पार्टी वो होती है जो पेमेंट रिसीव करती है, जिसे पेमेंट दी जाती है। तो एक्सेप्टर कोई दूसरी पार्टी नहीं है, एक्सेप्टर ड्राई है। अगर ड्राई अपनी असेंट से बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सिग्नेचर करता है, उसको एक्सेप्ट करता है, या ड्राई के लिए अगर बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया है उसे वो एक्सेप्ट करता है, हाँ करता है, तो ड्राई जो है वो एक्सेप्टर कहलाएगा। या ड्राई अपनी असेंट के ऊपर सिग्नेचर करके बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करता है, उसके बाद वो थर्ड पार्टी को देता है। तो इस सिचुएशन में भी जो ड्राई है वो एक्सेप्टर कहलाएगा। तो आइए सेक्शन नंबर 7 को देखते हैं कि सेक्शन नंबर 7 एक्सेप्टर को कैसे एक्सप्लेन करता है। तो एक्सेप्टर आफ्टर द ड्राई ऑफ अ बिल हैज़ साइंड हिज कंसेंट अपॉन द बिल। ड्रायर अपनी कंसेंट के, अपनी असेंट के ऊपर बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर सिग्नेचर करता है।
सिग्नेचर करने के बाद ड्रायर एक्सेप्टर बन जाता है। उसके बाद ड्रायर जो है वो डिलीवर करता है थर्ड पर्सन को, बिल ऑफ एक्सचेंज वो जिस शख्स को डिलीवर करना है तो वो जाकर उसको डिलीवर करता है, या क्या करेगा कि वो होल्डर को नोटिस भेजेगा। होल्डर मीन्स ड्रायर, उसको नोटिस भेजेगा या उसके बिहाफ पे नोटिस भेजेगा कि मैंने जिस शख्स को पेमेंट देनी है उसको मैंने दे दिए, तो उस शख्स को हम एक्सेप्टर कहेंगे जो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करे। तो अब हम आते हैं एक्सेप्टर फॉर ओनर। पीछे हमने डिस्कस किया एक्सेप्टर को, अब हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्टर फॉर ओनर। तो एक्सेप्टर फॉर ओनर सिंपली मैं आपको पहले एक कॉन्सेप्ट देता हूँ कि डिस ओनर ऑफ चेक या बिल ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपने सुना होगा टर्म। तो डिस ओनर मीन्स के एक शख्स को मैं जो है चेक लिख के दे रहा हूँ 10 लाख का, बट मेरी अकाउंट में पेमेंट है ही 5 लाख रुपए, तो मैं उसको ज़्यादा जो है पेमेंट लिख के दे रहा हूँ चेक की 10 लाख रुपए भी। तो इस सूरत में क्या होगा, चेक क्या होगा, डिस ऑनर होगा, नन एक्सेप्टेंस होगा। या मेरा चेक है, मैं उसके ऊपर सिग्नेचर सही नहीं करता, तो इस सूरत में भी बैंक क्या करेगी, चेक को डिस ऑनर कर देगी, नॉन एक्सेप्टेंस करेगी। तो इधर हम बात करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज की, कि एक शख्स ने बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्राई किया, और ड्राई जो है जिससे शख्स को डायरेक्ट किया गया था कि आप पेमेंट करें, या ड्राई मीन्स के जिस शख्स को डायरेक्ट किया गया कि आप इस शख्स को पेमेंट दें, तो उसने क्या किया, उसने वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। ड्राई ने बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया। उसको इनकार करने के बाद जब थर्ड शख्स वो क्या कहता है कि मैं जो है ये बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करूँगा, तो इसे क्या कहेंगे, एक्सेप्टर फॉर ओनर। मीन्स के जो थर्ड पर्सन बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करे, ड्राई ना करे, उसके ब्याह पे थर्ड पर्सन एक्सेप्ट करे, तो उसे हम कहेंगे एक्सेप्टर फॉर ओनर। तो सिंपली एक्सेप्टर फॉर ओनर मीन्स के इज्जत बचाना। तो वर्डिंग की तरफ थोड़ा चलते हैं। व्हेन अ बिल ऑफ एक्सचेंज हैज़ बीन नोटेड और प्रोटेस्टेड मीन्स जब बिल ऑफ एक्सचेंज, इधर सिर्फ बिल ऑफ एक्सचेंज की बात हो रही है, ना ही चेक की, ना ही प्रोमाइजरी नोट की से, ठीक है। तो बिल ऑफ एक्सचेंज जब नोटेड या प्रोटेस्टेड हो जाता है, किस लिए, नॉन एक्सेप्टेंस या बिल ऑफ एक्सचेंज की बेटर सिक्योरिटी के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रायर बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रा करता है, ड्रा करने के बाद वो ड्राई को देता है, तो ड्राई जो है बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार कर देता है, रिजेक्ट कर देता है, क्योंकि वो देखता है कि इसकी सिक्योरिटी सही नहीं है, उसकी बेटर सिक्योरिटी के लिए वो नन एक्सेप्टेंस कर देता है। तो जब ड्राई बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करने से इनकार करता है, तो उस सूरत में ड्रायर की इज्जत बचाने के लिए थर्ड पर्सन, तीसरा शख्स जो है वो बिल ऑफ एक्सचेंज को एक्सेप्ट करेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज को ऑनर देगा, इज्जत देगा। तो उस शख्स को हम कहेंगे, उस सिचुएशन को हम कहेंगे एक्सेप्टर फॉर ऑनर। तो अब हम आते हैं लास्ट टर्म पई। पई सिंपल मैं आपको बता दूं, पई मीन्स के वो शख्स जिसको पेमेंट रिसीव होने जा रही है या जिसको पेमेंट पे करने जा रहे हैं हम, उस शख्स को हम पई कहेंगे। सेक्शन नंबर 8 डिफाइन करता है होल्डर। तो सिंपली बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट और चेक,
इस सेक्शन में तीनों चीज़ों की बात कर रहा है, क्योंकि इन तीनों चीज़ में होल्डर होता है। तो होल्डर के लिए 3 इंग्रेडिएंट लाजमी है। नंबर 1 इंग्रेडिएंट ये है कि जो पई या इंडोर्स है उसके नाम पे होने चाहिए प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक उसके नाम के ऊपर बने हुए हो। नंबर 2 इंग्रेडिएंट क्या है कि उसकी पोजीशन में होने चाहिए, उसके हाथ में होने चाहिए। नंबर 3 इंग्रेडिएंट ये कि उसके पास ये भी राइट होना चाहिए जो भी अमाउंट लिखी हुई है उसको रिसीव कर सके और उसको रिकवर कर सके, तो उस शख्स को हम होल्डर कहेंगे। नीचे एक्सप्लेनेशन दी गई है, एक ये जनरल बात कर रहे हैं कि नोट मीन्स के प्रोमाइजरी नोट, बिल मीन्स बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक अगर गुम जाता है या हमें दोबारा नहीं मिलता या वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, तो उस सूरत में जब लास्ट टाइम जिस शख्स के पास जिसकी पोजीशन में चेक, प्रोमाइजरी नोट या बिल ऑफ एक्सचेंज होगा तो ये समझा जाएगा कि वो रिस्पॉन्सिबल है, वो जिसके लास्ट जिसकी होल्डर में जिसके हाथ में वो बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रोमाइजरी नोट या चेक था। तो ये एक जनरल बात कर रहा है। तो अब मैं आपको 2 एग्जाम्पल देता हूँ, ठीक है। तो मिस्टर वकास को जो है ना एक चेक मिला है एज अ गिफ्ट उसके नाम के ऊपर। तो जो मिस्टर वकास को चेक मिला है वो उसके नाम के ऊपर भी है और प्लस में उसकी पोजीशन में भी है चेक। नंबर 3 उसके ऊपर जो भी अमाउंट दी गई है एज अ गिफ्ट उसको रिकवर भी कर सकता है, उसको रिसीव भी कर सकता है। तो इस एग्जाम्पल में मिस्टर वकास क्या है, होल्डर है। नंबर 2 एग्जाम्पल लेते हैं, एक सिंपल सिचुएशन में आपको देता हूँ कि मिस्टर अब्बास साहब क्या है, उसके पास एक चेक है, ठीक है, उसके ऊपर अमाउंट भी लिखी हुई है और उसके नाम के ऊपर भी बना हुआ है। बट कोर्ट का एक ऑर्डर आया है कि आप जो है इस चेक में जो भी अमाउंट लिखी गई है उसको ना ही आप रिसीव करवा सकते हैं ना ही रिकवर कर सकते हैं, ये फंड या ये जो पेमेंट है आप नहीं निकलवा सकते। तो इस एग्जाम्पल में अब्बास होल्डर नहीं है, क्योंकि 3 मेन एलिमेंट्स हैं, उसमें एक क्या था, रिकवर और रिसीव ऑफ पेमेंट अमाउंट, वो अब्बास साहब नहीं कर सकता। तो इस सूरत में अब्बास होल्डर नहीं कहलाएगा। तो सिंपली ये कॉन्सेप्ट था सेक्शन नंबर 8 का होल्डर। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 9 होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो सिंपली मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। तो मिस्टर ए एक प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक ड्रा करता है और ओरिजिनल ड्रायर भी वही है मिस्टर ए। तो ड्रा करने के बाद वो मिस्टर बी को देता है, मिस्टर बी ड्राई है। तो मिस्टर बी अपनी कंसीडरेशन के लिए जो है कंसीडरेशन के लिए वो चेक मिस्टर सी को देता है। मिस्टर सी अपनी कंसीडरेशन के लिए मिस्टर डी को देता है। मिस्टर डी मिस्टर एफ को देता है। तो सॉरी, मिस्टर डी जो है मिस्टर ई को देता है। तो मिस्टर ई जो है अपनी कंसीडरेशन के लिए मिस्टर एफ को देता है। तो लास्ट में जिस शख्स के हाथ में चेक हो, जिस शख्स को लास्ट में मीन्स के मिस्टर एफ को लास्ट में चेक दिया गया, तो मिस्टर एफ उस चेक का, प्रोमाइजरी नोट का, बिल ऑफ एक्सचेंज का पई होगा, बैरियर होगा, इंडोर्सी होगा। और बीच में जो भी शख्स, जो भी होल्डर्स चेंज हुए मिस्टर ए से मिस्टर एफ के बीच में, जो होल्डर्स चेंज होते गए, जो साइकिल चलती गई, होल्डर चेंज होते गए उस अपनी कंसीडरेशन की वजह से, किसी कंसीडरेशन के लिए, तो वो शख्स कहलाएंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। मिस्टर ए और मिस्टर एफ के बीच में जो भी शख्स जो होल्डिंग चेंज होती गई, तो उस शख्स को हम होल्डर इन ड्यू कोर्स कहेंगे। तो इस एग्जाम्पल में जो ओरिजिनल होल्डर है वो है मिस्टर ए ड्रायर। उसके बाद मिस्टर बी, मिस्टर सी, मिस्टर डी, मिस्टर ई, इन्होंने अपनी कंसीडरेशन के लिए प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक को अपनी पोजीशन में लिया।
तो जिन जिन शख्सों ने अपनी कंसिडरेशन के लिए पोजीशन में वो चेक लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज या प्रोमाइजरी नोट लिया, उस शख्स को हम कहेंगे होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो इस सेक्शन में जो मेन बात कही गई है, इम्पोर्टेंट बात, वो ये है कि डिफेक्टिव टाइटल। तो डिफेक्टिव टाइटल फॉर एग्जांपल मिस्टर ए ने मिस्टर बी को प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक दिया, तो मिस्टर बी ने मिस्टर सी को दिया। तो मिस्टर सी क्या था, एक डिफेक्टिव पर्सन था, तो मिस्टर सी डिफेक्टिव पर्सन था, तो मिस्टर डी को दिया चेक, मिस्टर ई को दिया, मिस्टर एफ को दिया। तो ये सारे के सारे जो भी शख्स के थे, इनके टाइटल जो है डिफेक्टिव में जाएंगे, क्योंकि मिस्टर सी डिफेक्टिव पर्सन था, वो सही पर्सन नहीं था। तो आगे मिस्टर सी ने जिन जिन को ट्रांसफ़र किया वो भी सब इंक्लूड होंगे डिफेक्टिव टाइटल में। तो जब भी प्रोमाइजरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज चेक लिया जाए तो हमें उसे अच्छी तरह से देखकर फिर लेना चाहिए। तो सिंपली उम्मीद करता हूँ कि आपको सेक्शन नंबर 9 क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली यही है, एक्सप्लेनेशन भी सिंपल ही है। तो अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 10 की तरफ, पेमेंट ड्यू कोर्स। तो सिंपली सेक्शन नंबर 10 ये डिफ़ाइन कर रहा है पेमेंट इन ड्यू कोर्स। तो सिंपली जिस शख्स को भी पेमेंट दी जाती है तो वो इंस्ट्रूमेंट के टेन्योर के मुताबिक दी जाएगी। तो टेन्योर मीन्स के हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी लाइफ होती है। जैसे कि कोई ने एक इंस्ट्रूमेंट डिमांड पे दिया जाता है, दूसरा पेबल टू ऑर्डर होता है, या आफ्टर डेट दिया जाता है, इनसाइट आफ्टर इनसाइट होता है, या प्लस में ग्रेस डेज भी दिए जाते हैं। तो हर इंस्ट्रूमेंट की अपनी अपनी लाइफ होती है। तो पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए हमें टाइम मेंशन करना पड़ेगा, और जिस शख्स को पेमेंट दी जा रही है उसका नाम भी हमें स्पेसिफाई करना लाजमी है। तो इसके लिए पेमेंट इन ड्यू कोर्स के लिए कुछ कंडीशन बताई गई हैं, जैसे कि आप जिस शख्स को भी पेमेंट दे रहे हैं वो इन गुड फेथ में होनी चाहिए, विदाउट निगलिजेंस होनी चाहिए। और नंबर 3 कंडीशन ये है कि जिस शख्स को आप दे रहे हैं उसकी पोजीशन में होनी चाहिए, और जो भी पेमेंट इन ड्यू कोर्स होगी वो ओनली मनी होगी, पैसे होंगे। तो नीचे और ये बात कर रहा है कि अगर ऐसी कोई भी सरकमस्टेंसेस हो या ऐसी कोई सिचुएशन हो जो आपको शक हो कि ये जो शख्स है ये जो शख्स है ये इंटाइटल नहीं है कि ये पेमेंट रिसीव करे, उसके पास कोई ऐसा रीज़नेबल ग्राउंड ना हो जिससे आपको बिलीव हो, तो इस सूरत में आप उस शख्स को क्या करेंगे, अमाउंट नहीं देंगे। तो बेसिकली ये था हमारा आज का लेक्चर। इंशाल्लाह अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।